उर्मिला के 2 बच्चे थे, बेटा वरदान और बेटी मानसी। वरदान की शादी के बाद अब बहू वंशिका भी घर की सदस्य बन गई थी। शादी के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों की ओर लौट गए थे और घर में बस सास, बहू और ननद मानसी ही बचे थे। बेटा वंशिका, शादी की भाग दौड़ में मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाई कि किस रिश्तेदार ने तुम्हें मुंह दिखाए में क्या गिफ्ट दिया। लाओ तो बेटा, लेकर आओ सारे तोहफे और शगुन के लिफाफे। देखे तो सही क्या क्या मिला है तुम्हें। जी माँ जी, अभी लाई। बेटा मानसी, मेरे कमरे में ना शादी के हिसाब वाली कॉपी रखी हुई है, उसे भी लेकर आना। मैं बताती जाऊंगी, तू सब नोट करते जाना कि किसने मुंह दिखाए में बहू को क्या दिया है। वो क्या है ना बहू, रिश्तेदारी में कल को हमें भी तो शगुन देना पड़ेगा ना। जी माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये लीजिए, मैं सब लेकर आई हूँ। उर्मिला बहू को मिले हुए तोहफे खोल खोल कर देखने लगती है। तभी एक तोहफे को देखकर वो मुंह बनाकर कहती है, अरे यार, बम्बई वाली जिज्जी ने क्या बस 1100 के शगुन डाला। देखा था ना बहू तूने, कैसे तेरे कपड़े गहने सबको देखकर बातें बना रही थी। बड़े सस्ते वाले कपड़े में बहू को निपटा दिया भाभी आपने। अरे भैया की तो बेटा है, दिल खोल कर खर्च करना चाहिए था। अरे उनका भी तो एक ही भतीजा है, खुद तो 1100 रुपया देकर बहू को टरका कर चली गई, मुझे बातें बना रही थी। लिख ले मानसी, कल को इनके बेटे की शादी में मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ। देखो तो सही, मेरी इकलौती बहू के लिए शगुन की बिछिया भी ना निकली इनकी जेब से। उर्मिला जी हर तोहफे को देखती जा रही थी और दुनियादारी समझाती हुई सब मानसी से नोट करवाती जा रही थी। माँ ये देखो, चाची ने कैसी सस्ती सी साड़ी दी है भाभी को। खुद तो बुढ़ापे में डिज़ाइनर साड़ियाँ पहनती है और मेरी बहू को ये प्रिंटेड सस्ती सी साड़ी देकर गई। अरे रख दे बहू, तुझे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम वाली को दे दूंगी। शादी के कुछ दिन बाद चाची जी के यहाँ जागरण में जाने का न्योता आया। बेटा वंशिका, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, अपनी बढ़िया सी साड़ी निकाल लेना। आज शाम को चाची जी के यहाँ जागरण में चलना है। जी माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम को सभी लोग तैयार होकर जागरण में पहुँच गए थे। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग जागरण में आकर बैठ गए थे। तभी बुआ जी आकर उर्मिला जी के पास बैठ जाती हैं। भाभी, मैंने तो मजाक में कहा था कि बहू के लिए आपने अच्छे कपड़े गहने नहीं बनवाए। मुझे क्या पता था कि मेरी पीठ पीछे आप नई नवेली दुल्हन के आगे मेरा यूं तिरस्कार करोगी। इतना ही नहीं, आपने तो मेरे दिए हुए शगुन का भी मजाक बनाया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाभी। बुआ जी अपनी भड़ास निकालने के बाद वहाँ से उठकर पीछे जाकर बैठ गई थी। हाय राम, ये जीजी क्या बोलकर चली गई। अरे जीजी को कैसे पता कि उनके जाने के बाद हमारे घर में उनके बारे में क्या बातें हुई थी। उस समय तो घर में मेरे और बहू के अलावा कोई भी नहीं था। तो क्या बहू ने जीजी को ये सारी बात बताई होगी। उर्मिला उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि तभी उसे सामने से अपनी देवरानी आती हुई दिखाई दी। कमला, कोई काम हो तो बेझिझक बता देना, हम है ना सब संभाल लेंगे। अब काम के समय घर वाले ही तो काम आते हैं ना। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों करेंगे, हमारे घर में काम ठना है तो हम संभाल लेंगे, वरना कल को इस बात के लिए भी सुनाने का मौका मिल जाएगा आपको। आप तो अपनी काम वाली को हमारी तरफ से बस इतना कह देना कि वो साड़ी हाथ से धोने ना बैठ जाए। ड्राई क्लीन की साड़ी है, हाथ से ख़राब हो जाएगी। क्या क्या बोल रही हो कमला। रहने दो भाभी, अब भोली बनने का नाटक तो मत ही करो हमारे सामने। हमारी दी साड़ी को काम वाली को दी है ना आपने, इतना चौंक का रही है, पता तो लग ही जाता है। ये बातें तो छिपने से रही। उर्मिला को समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। घर आकर वो बेटे वरदान को अपने पास बुलाती है। देख ले बेटा तेरी बीवी की करामत। अरे हमने उसे बेटी समझकर सर पर बिठाया और इसने सारे जगत में हमारी ठिठोली करा दी। अरे माँ, आखिर बात क्या हो गई, खुलकर बताओ। अरे बेटा, मुंह दिखाए के बाद हम सास बहू के बीच में तेरी बुआ और चाची के बारे में कुछ बातें हुई थी। आज जब मैं कमला के यहाँ गई तो पता चला कि तेरी बुआ और चाची तक सारी बात पहुँच गई है। अब तू ही बता, आखिर हमारे घर की बात वहाँ पहुँची कैसे। आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ जी।
मैं घर की बातें बाहर जाकर क्यों बताऊंगी भला? मेरी ऐसी चुगली करने की आदत नहीं है। मैंने आज तक कभी इधर की बात उधर नहीं की है। अच्छा, तब तो वो पुराने किले की चुड़ैल ने ही उन्हें सारी बात बताई होगी, है ना? माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप चाहें तो चाची जी से फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। आज मेरी कम बेइज्जती हुई है जो अपनी रही सही इज्जत भी तेरे कहने से खो दूं? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे गलती हो गई जो तुझे अपनी बेटी मानकर दिल की बात कर ली। सास की बात सुनकर बेचारी वंशिका रोती हुई वहां से चली जाती है। 2 दिन ही बीते होंगे कि एक बार फिर चाची जी का फ़ोन उर्मिला के फ़ोन पर आता है। भाभी, पता चला उस दिन जागरण से लौटने के बाद आपने बहू को बहुत उल्टा सीधा कहा। अरे माफ़ करना भाभी, हम नहीं जानते थे कि आप यूँ राशन पानी लेकर नई नवेली बहुरिया पर चढ़ जाएंगी। पता होता तो हम तो अपमान का कड़वा घूंट पी कर भी चुप ही रह जाते। पर आए घर से आई लड़की को हमारे कारण बातें सुनाकर आपने अच्छा नहीं किया। कमला चाची एक बार फिर से बातें सुनाकर फ़ोन रख चुकी थी, लेकिन अब उर्मिला के सब्र का बांध टूट गया था। वो गुस्से में वंशिका को आवाज़ लगाती है। वंशिका बहू, जल्दी यहाँ आओ। उर्मिला के चीखने की आवाज़ सुनकर बेटा वरदान भी वहाँ आ जाता है। क्या हो गया माँ, आप इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, अपनी बीवी को समझा कि घर में होने वाली हर बात की खबर बाहर नहीं दी जाती। अरे आखिर ऐसा क्या मैंने कह दिया था तेरी बीवी से कि इसने फ़ोन करके कमला को सारी खबर पहुंचा दी? क्या बात कर रही हो माँ, वंशिका ऐसा नहीं कर सकती। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ, अब तो तुझे भी बीवी की बात ही सही लगेगी। माँ तो गलत ही बोल रही है। खुद तेरी चाची ने मुझे फ़ोन करके अभी अभी सारा सच बताया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चाची जी झूठ क्यों बोल रही हैं। मेरे पास तो चाची जी का नंबर भी नहीं है, मैं उन्हें कैसे फ़ोन कर सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने घर की कोई भी बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी कुछ नहीं पता। उन्हें पता चलेगा तो बहुत दुख पहुँचेगा कि ससुराल में उनकी बेटी पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप एक काम करिए माँ जी, आप ना अभी चाची जी को फ़ोन करिए और मेरे सामने पूछिए कि क्या मैंने ही सारी बातें इधर की उधर की है। जाने दो ना माँ, भाभी अभी नई नहीं है, गलती तो सबसे होती है। माफ़ कर दो इन्हें, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। मानसी की बात सुनकर उर्मिला वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वंशिका की माँ के पास एक फ़ोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते आंटी जी, मैं मानसी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? बाकी सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन भाभी बेचारी जब से यहाँ आई है रो रो कर दिन बिता रही है। मुझे तो सच्ची बड़ा तरस आता है उन पर। हैं? क्या हुआ वंशिका को? कोई बात हुई है क्या? हाँ आंटी, वो ना माँ को शक था कि उन्होंने घर की बातें चाची को बताई है। बस इतनी सी बात पर माँ ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। बेचारी भाभी यहाँ खून के आंसू रो रही है। मानसी की बातें उसके कमरे में छिपकर उर्मिला भी सुन रही थी। मानसी, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ, आप मेरे कमरे में? उर्मिला मानसी के हाथ से फ़ोन ले लेती है। माफ़ करना बहन जी, एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब कोई गलत फहमी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद उर्मिला फ़ोन रख देती है। वंशिका बहू, वरदान बेटा, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? मैं कह तो चुकी हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा करती हूँ कि मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। बेटा, घर छोड़कर तू नहीं जाएगी। अब इस घर से मैं मानसी को 9-2-11 करूँगी। इतने दिनों से घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी है। अब कमला से बात करने के बाद मुझे उसके शब्द याद आए। उसने कहा कि मेरे पास वंशिका का नंबर नहीं है, नहीं तो मैं खुद उससे फ़ोन करके माफ़ी मांग लेती। बस उसी पल मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। अगर कमला के पास इसका नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसने कमला से चुगली नहीं की। मुझे शक तो उसी समय हो गया था, लेकिन आज तो मैंने मानसी को बहू की माँ के कान भरते रंगे हाथ पकड़ा है। अरे मेरी बेटी होकर ये इस घर में फूट डाल रही है,
सास बहू को लड़वा रही है। इतना ही नहीं, इसने तो रिश्तेदारी में भी हमें उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ। तुझे माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। और तेरी सज़ा यह है कि अगले 2 महीने में ही तेरी शादी करके मैं तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। मानसी माँ के आके खूब हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन उर्मिला जानती थी कि घर की सुख शांति के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। रवि और तानिया की शादी को 6 महीने हो चुके थे। तानिया बहुत खूबसूरत और व्यवहार की अच्छी लड़की है, जिस वजह से ससुराल में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन अचानक अब कुछ समय से तानिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसके लंबे और खूबसूरत बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे हैं, और इसीलिए एक दिन उसने परेशान होते हुए रवि से इस बारे में बात करने का सोचा। रवि देखो ना, इन दिनों मेरे बाल कितने ज़्यादा गिर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तानिया, तुम जानती हो ना, तुम्हारे लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। देखो, तुम अपने बालों की ठीक से केयर करो, इनकी वजह से तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरे सारे दोस्तों में किसी की बीवी के बाल इतने खूबसूरत नहीं है। तुम्हारी नज़र लगी होगी मेरे बालों को, देखो ना कितने ड्राई हो गए हैं और गिरती भी बहुत हैं। चाहे कुछ भी करो, महंगे से महंगा शैम्पू लेकर आओ। देखो, अगर तुम खूबसूरत लगोगी ना तो ही मैं खुश रहूँगा। तो क्या है ना मैडम, तुम्हारा चेहरा मेरे जीने की वजह है। आप भी ना मजाक करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने बालों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद तानिया अपने बालों को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल ठीक होने की बजाय और ज़्यादा गिरने लगते हैं। देखते ही देखते तानिया के लंबे खूबसूरत बाल काफ़ी पतले और बेजान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, क्या बात है बहू, पहले तो तुम कहीं भी पार्टी में जाती थी तो अपने बालों को खोल कर रखती थी। बहुत शौक था तुम्हें अपने बालों को शैम्पू करके खोल के रखने का। अब देखो, चोटी बनाकर घूमती रहती हो, क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन धीरे धीरे मेरे बाल अपने आप ही ख़राब होते जा रहे हैं। अरे बालों की छोड़िए मम्मी, देखिए ना, 6 महीने पहले जब हमारी शादी हुई थी तो तानिया का चेहरा कितना साफ सुथरा था, और अब देखिए। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहू के चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स नज़र आने लगे हैं। पूरा चेहरा पिंपल से भरता जा रहा है। एक काम करता हूँ तानिया, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर बहुत नुकसान करने वाली दवाइयाँ देते हैं। अभी तुम्हें अपनी फैमिली की प्लानिंग भी तो करनी है। मैंने सुना है स्किन केयर वाली दवाइयों से माँ बनने में बड़ी दिक्कत आती है। ये सब इलाज मत करवाओ। अरे कुछ खाने पीने का चक्कर पड़ गया होगा बस। पता नहीं मम्मी जी, मेरी स्किन दिनों दिन ख़राब क्यों होती जा रही है। अरे कोई बात नहीं बहू, थोड़ा सा ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद, तानिया, वो मेरा दोस्त है ना सुधीर, उसने अपनी प्रमोशन की पार्टी रखी है, सब दोस्तों को बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है तुम्हारे दोस्त की प्रमोशन पार्टी? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे दोस्तों ने हमें पार्टी दी थी, एक बहुत से बड़े अच्छे होटल में, याद आया? वहीं पर है। कैसे भूल सकती हूँ, आपने कितना सुंदर गाउन लाकर दिया था मुझे उस पार्टी में पहनने के लिए। वो क्या ना, तुम उस वक्त बहुत खूबसूरत लगती थी। तानिया, तुम्हारे लंबे बाल, चमकता हुआ चेहरा, जानती हो मेरे सारे दोस्त तुम्हें देखकर जलकर राख हो गए थे। किसी की बीवी इतनी सुंदर नहीं है ना। अगर आप कहें तो मैं इस पार्टी में फिर से वही गाउन पहनकर चलती हूँ। वो तानिया, दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलो। मेरा मतलब है, मैं कुछ बहाना बना दूंगा, कह दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? देखो तानिया, जब मेरे दोस्त तुमसे पहली बार मिले थे तो तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत था। अब तुम्हारे चेहरे पर इतने पिंपल्स और तुम्हारे बाल भी कितने कम हो गए। अरे किस मुंह से अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा तुम्हें? रवि की बात सुनकर तानिया को बहुत दुख हुआ। वो अपने साथ हो रही शारीरिक समस्या को भी समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उर्मिला जी ने तानिया को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो बेटा, शादी के कुछ दिनों बाद कई कपल्स के बीच में ऐसा होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप फैमिली प्लानिंग कर लो। तुम्हारे और रवि के बीच एक बच्चा आ जाएगा ना, तो उसके बाद रवि फिर से तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगेगा। लेकिन मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि रवि मुझसे दूर इसलिए रहते हैं कि हमारी शादी को कुछ टाइम हो गया है, बल्कि वो इसलिए दूर रहते हैं कि अब उन्हें मैं पहले जितनी खूबसूरत नहीं लगती।
देखो बेटा, जब तुम माँ बनोगी ना तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपने बच्चे को जन्म दे देना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप मेरी माँ के समान हैं। आप मुझसे जो भी कहेंगी वो मेरे भले के लिए ही होगा। इसके बाद तान्या रवि से बात करती है और वो दोनों अपनी फैमिली प्लानिंग करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन कई महीनों की कोशिशों के बाद भी तान्या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसकी वजह से रवि अब उससे और ज़्यादा दूर दूर रहने लगता है और इसी बात को लेकर एक दिन उन दोनों के बीच बहस होती है। तान्या, तुम्हारी खूबसूरती देखकर, तुम्हारा नेचर देखकर मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे मिला क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना। ये सब किस वजह से हुआ है और किस वजह से नहीं, ये मैं नहीं जानता। पहले तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत नहीं रहा और अब तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया है। ये सब मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन अब तो तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही हो। लेकिन रवि, मुझे नहीं लगता कि इन सब में मेरी गलती है। अगर मेरे शरीर के साथ कोई परेशानी है तो है वो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है परेशानी तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि खुद को मेंटेन रखने में है। तुमने भी अपने आप को दूसरी औरतों की तरह बना लिया है, जो बस घर में खाना बनाकर खुश रहती है, अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आपकी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। रवि, मुझे लगता था आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देंगे। देखो तान्या, तुम बेकार में बात को बढ़ावा दे रही हो। इसके बाद आए दिन रवि और तान्या में झगड़े होने लगे। एक दिन परेशान होकर तान्या अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड सुमन के पास पहुंची। देखो ना सुमन, शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, मेरा वज़न कितना बढ़ गया है, मेरे बाल खराब हो गए और ये चेहरा, कितने पिंपल्स हो गए हैं। क्या तुम्हारी पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बालों की ग्रोथ बढ़ गई है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसलिए तो परेशान होकर तुम्हारे पास आई हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बस एक छोटा सा इलाज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। देखो सुमन, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ मुझे और मैं किसी तरह की दवाइयाँ लेकर रिस्क नहीं ले सकती। एक तो पहले ही कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से पता चला कि दवाइयों ने नुकसान कर दिया तो। मेरी बात समझने की कोशिश करो तान्या। तुम्हें जो सारी प्रॉब्लम हो रही है उसे पीसीओडी कहा जाता है। ये लेडीज़ को होने वाली एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज भी है। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे पीसीओडी हुआ है और अगर मैं सही से इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ तो मेरा वज़न, मेरी स्किन, मेरी प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, एक लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सुमन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए था। और इसके बाद तान्या चुपचाप सुमन से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देती है। कुछ महीने बीतते हैं और देखते ही देखते तान्या फिर से पहले की तरह खूबसूरत लगने लगती है। उसने अपने बालों को कटवा कर उन्हें अलग ही स्टाइल में करवा लिया था। उसका चेहरा भी बिल्कुल साफ हो चुका था और वज़न धीरे धीरे कम होने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब रवि ने तान्या के अंदर इस बदलाव को महसूस किया तो उसने पूछा, क्या बात है, तुम तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत लगने लगी हो और तुम्हारे बाल काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। रवि, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि ज़रूर मेरे साथ कुछ न कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर वादा करो कि आगे चलकर कभी किसी भी प्रॉब्लम में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मुझे माफ़ कर दो तान्या, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम को समझना चाहिए था। एक सुंदर बीवी पाने की चाह में मैं पागल हो गया था। दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी साथ में बिताएंगे। बहू को उंगली पर नचाना कौन नहीं चाहता। हर किसी सास की इच्छा होती है कि वो बस बहू को इशारा करे और बहू नाचना शुरू कर दे। बहू, पानी। बहू पानी ले आती है। बहू, पानी गर्म है, ठंडा लाओ। बहू ठंडा ले आती है। बहुत ठंडा है, नॉर्मल लाओ। बस अब क्या था, बहू 1 घंटे तो सास को पानी ही देने में लगा देती है। फिर शाम की चाय के लिए। क्या बात है, चाय लाने में इतनी देर क्यों? बहू चाय लेकर आ जाती है। ये कैसी चाय है, इसमें दूध कम है। बहू ज्यादा दूध वाली चाय ले आती है। अरे कितना ज्यादा दूध है। अब क्या, रात के खाने के वक्त तक बहू सास को चाय ही देती रह जाती है। फिर क्या।
रात के खाने के वक्त तक फिर वही सब। बहू परेशान, हैरान, करती भी तो क्या, सीधे पति के पास जाती है और सास की सारे दिन की करतूत बता देती है। देखो यार, ये तुम सास बहू का मामला है। तुम मेरी बीवी हो तो वो भी तो माँ है ना मेरी। मैं नहीं जानता कुछ, देख लो, माँ को सही करने के लिए तुम्हें जो सही लगे वो करो। फिर अगले रोज सास का वही हाल, अपने कमरे के बिस्तर पर पड़कर सिर्फ ऑर्डर, बहू, ओ बहू। सारा दिन सास बहू का वैसे ही गुजरता है। और फिर शाम को, सासू माँ, मैं जरा सब्जी लेने जा रही हूँ। देख ले, ताजी सब्जी लाना, सस्ती, और हाँ, थोड़ी तौल से ज्यादा, नहीं तो। बहू सास की बात से डर जाती है। अरे ये क्या बात होती है, चाहती क्या है? जो चाहती है वो साफ बोले, कम पैसे में ताजी और तौल से ज्यादा सब्जी। इनकी अम्मा बैठी है क्या बाजार में? बहू बड़बड़ करती जा रही थी कि पड़ोसन, अरे कमला की बहू हो ना तुम? कैसी हो? नई नई शादी में देखा था। तब तो 2 किलो मेकअप में रहा करती थी तुम, लेकिन आज देखा है सिंपल आम बहू जैसा। तो यहाँ पड़ोसी भी ताना देते हैं। वैसे आपने कैसे समझा कि मैं कमला जी की बहू हूँ? मेरे माथे पे तो नहीं लिखा है, क्यों? वो पागलों की तरह बड़बड़ाती उनकी ही बहू हो सकती है। उनका पति भी इसी तरह बड़बड़ करता है जैसे तुम। मोहल्ले का कोई भी आराम से पता कर ले कि तुम उनकी बहू हो। हो गया आपका, तो चलो, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। जो टास्क मुझे दिया गया है ना, वो तो किसी समुद्र में सुई डालकर गोते लगाने वाला है। चलती हूँ। पड़ोसन से विदा लेकर बहू आगे निकल जाती है। उसे डर लगता है कि जो सास उसे एक छोटी सी बात में 10 बार किचन भगा सकती है, वो कहीं एक सब्जी के लिए उसे बाजार दौड़ा दे तो। बहू पहुंच जाती है सब्जी के बाजार, जहां ढेर सारे सब्जी वाले होते हैं। हे भगवान, सब्जी तो सारी ही ताजी है, लेकिन सस्ती। अब सस्ती के चक्कर में वो सारे दुकान देख लेती है, लेकिन उसे कोई ताजी सब्जी सस्ती नहीं मिलती। अंत में हार कर उसे एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर कुछ सब्जी दिखती है। अरे कितने की दे रहे हो सब्जी? ताजी तो है ना? अरे हाँ, वो पीछे खेत से अभी अभी तोड़ी है, सारी ले जाओ 10 रुपए में। बहू खुश। ये क्या हो गया, ये तो लॉटरी लग गई। वो फटाफट सारी सब्जी झोले में भर रही होती है कि उसकी निगाह सब्जी वाली पर पड़ती है। अरे ये क्या, सास के पास ही चूल्हा लगा लिया? तो क्या करूं, अब इनकी डिमांड ही इतनी है कि मैं पास में ही किचन लगा देती हूँ। अब जो बोले तुरंत दे देती हूँ, वरना कौन ले इनकी टेंशन। अच्छा, अभी आपका हो गया हो तो निकलो, वो क्या है ना, खाना खाकर सोना भी तो है। बहू खुश हो जाती है। उसे एक जगह से ढेर सारी जानकारी जो मिल गई थी। घर आकर वो जल्दी जल्दी पूरा का पूरा किचन उठाकर सास के कमरे के बाहर रख देती है। अब क्या, सास जो मांगे झट से हाजिर। सास परेशान। अरे बहू का नाचना जो बंद हो गया था, पर सास करती भी तो क्या। फिर एक रोज, बहू जाकर मेरे लिए कोई अच्छी सी साड़ी ले आ, वो क्या है ना, तेरे मामा ससुर के बेटे की शादी है। बहू परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि सास ने उसे भगाने का नया बहाना ढूंढ लिया है। और हाँ, साड़ी गुलाबी होनी चाहिए, हैवी, ठीक है ना? बहू बाजार जाकर साड़ी ले आती है। क्या है ये बहू, ये गुलाबी नहीं है, डार्क गुलाबी, ये हल्का गुलाबी है। बहू जाकर डार्क गुलाबी ले आती है। ओहो, ये वाला गुलाबी नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा डार्क। उफ, बेचारी बहू अब सही गुलाबी के लिए 10 बार बाजार जाती है और फाइनली सास को साड़ी पसंद आती है। बड़ी आई, मेरे सर पर रसोई लगाकर स्मार्ट बनना चाहती है। अरे मैं सास हूँ, सास, मेरे इशारे पर तो तुझे पूरा जीवन नाचना है। बहू को समझ में नहीं आता है कि सास को सीधा कैसे करे। वो परेशान तो है, लेकिन सास की बात ना माने वो भी तो सही नहीं। बहू अपनी सास की सारी करतूत अपनी माँ को बताती है। हाय मेरी बेटी,
कितनी परेशान है मेरी बच्ची। अरे तूने एक बार भी ये सही नहीं समझा कि मुझे सारी बात बताती। तू इतनी परेशान अकेली सब झेलती रही। देख माँ, ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मार, जल्दी से बता कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। देख बेटी, सास की कोई भी बात कभी टालना मत, बस वो जैसे नचाए नाचती रहना। रुक, तेरी दादी बुला रही है, बाद में बात करती हूँ। अब क्या, माँ ने तो कोई उपाय भी नहीं बताया। बहू क्या करे, खुद ही सोच लेती है कि कोई कड़ा कदम उठाएगी, लेकिन वो कदम होगा क्या? बहू, ओ बहू, जरा बाजार से भगवान की माला ले आना, पूजा का वक्त हो रहा है। जी माँ जी। बहू बाजार से माला ले आती है। हाय रे, ये चमेली फूल की माला आप कौन चढ़ाता है? बहू बाजार से गुलाब के फूल की माला ले आती है। गुलाब? अरे 2 घंटे में मुरझा जाएगी ये माला। गेंदा ले आ, गेंदा। बहू फिर बाजार में गेंदे की माला बनवाने में लग जाती है, लेकिन तभी उसके सामने गेंदे के 4 क्वालिटी के फूल रखे होते हैं। फूल वाला कहता है, बहन जी देखो, हमको तो कुछ नहीं है, आप जितनी बार बोलोगे हम माला बना देंगे, लेकिन आप घर से बाजार, बाजार से घर नाच नाच कर थकी लग रही हो। अब बताओ कौन से वाले गेंदे की माला बनानी है? भगवान, अब ये क्या परीक्षा है? गेंदे के फूल भी 4 प्रकार के। सच्ची सासू माँ ने तो फिर तमाशा करना ही है, क्या करूं? आप कहे तो मैं मदद करूं? कैसे करोगे मदद? मदद तो मेरी माँ भी ना कर पाई तो आप कैसे करेंगे? मेरी सास तो मुझे फिर से भगाएंगी। अरे आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कौन इतना भागता है? आजकल तो सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन है क्या मतलब? अरे सास को लगाओ वीडियो कॉल, या फिर सारे गेंदे की फोटो खींच कर भेज दो, बोलो जो फाइनल करोगी उसी की माला ले आऊंगी। है ना आइडिया बेमिसाल? बहू तो खुशी से नाचने लगती है। वाह भैया, क्या आइडिया दिया है। अब तो सासू माँ के इशारों पर नाचना बंद। अब क्या था, सास की इज्जत और एक बार में ऑर्डर फुल।